हेलो फ्रेंड्स, ईपीजी स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्पादन के नियम, कारक के प्रतिफल तथा पैमाने के प्रतिफल के बारे में। इससे जो पहले की हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने उत्पादन फलन के बारे में बात किया था, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, जिसमें हमने उत्पादन के साधन व उत्पादन की मात्रा के बीच जो भौतिक संबंध है उसको कैसे दर्शाते हैं उस बात पर डिस्कशन किया था। और आपको बताया था कि उत्पादन बढ़ाने के लिए अगर हमें अल्पकाल में उत्पादन बढ़ाना है तो हमारे पास जो परिवर्तनशील कारक है उसमें ही हम प्रयोग करके उस पर ही निर्भर रह के हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। जबकि दीर्घकाल के अंदर क्या है कि हम सभी जो हमारे फैक्टर्स हैं उनकी मात्राओं में परिवर्तन करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो अब इसके अंदर हम देखेंगे कि उत्पादन का जो नियम है, लॉ ऑफ प्रोडक्शन है, वो किस प्रकार से लागू होता है और उसे किस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। तो इसीलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो अब देखेंगे, देखो जैसे क्या है कि अर्थशास्त्री अपने व्यवहारिक अध्ययन से यह जाना जाता है कि अल्पकाल में जब भी हम उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसी एक परिवर्तनशील कारक का प्रयोग बढ़ाते हैं तथा अन्य कारक को स्थिर रखते हैं तो उत्पादन में वृद्धि नियमानुसार होती है। इसी प्रकार दीर्घकाल में जब सभी कारकों का प्रयोग एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में वृद्धि एक नियम के अनुसार होने लगती है। इसे उत्पादन में वृद्धि नियम के नाम से भी जानते हैं या उत्पादन के नियम भी कहा जाता है। कहने का अर्थ ये है कि हमारा यहाँ पे जो अल्पकाल है, अल्पकाल के अंदर आपको पता है कि हमारा जो शॉर्ट टर्म पीरियड है उसके अंदर हम एक ही जो हमारा चेंजिंग फैक्टर वेरिएबल होता है जिसे हम परिवर्तनशील कारक भी कहते हैं उसको ही बढ़ाकर हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। बाकी जो हमारे फैक्टर हैं वो हमारे फिक्स रहते हैं। लेकिन इसी तरह हमारे लॉन्ग रन हो गया, यानी कि हमारा जो दीर्घकालीन फैक्टर्स हो गए उनमें हम जो भी हमारे वेरिएबल है, जो भी हमारे फैक्टर्स हैं, उन वो सारे वेरिएबल होते हैं, हम उनको सब में चेंज कर सकते हैं। और वो जो अनुपात है उत्पादन बढ़ने का वो भी एक नियम अनुसार होता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो इसी के बारे में हमारा ये चैप्टर है और हम इनको डिस्कशन करेंगे। अगर अल्पकाल से संबंधित है तो इस नियम को हम कारक के प्रतिफल कहेंगे, और अगर दीर्घकाल से संबंधित है तो हम इस नियम को पैमाने के प्रतिफल कहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा आगे। देखो, कारक के प्रतिफल तथा पैमाने के प्रतिफल में आधारभूत अंतर। देखो, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर हम शॉर्ट टर्म के अंदर एक हमारा जो वेरिएबल होता है, जो हमारा परिवर्तनशील कारक है, हम उस पर ही निर्भर कर सकते हैं। उसी के द्वारा हम अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और उसी के द्वारा ही हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और इसी तरह हमारा दीर्घकालीन के अंदर है, अगर दीर्घकाल के अंदर हमारे जो फैक्टर्स हैं वो सारे वेरिएबल होते हैं, सारे परिवर्तनशील कारक होते हैं, हम उनके प्रोडक्शन में एक रिलेशन के अंदर चेंज करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी उसी के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं हमारे, देखो उत्पादन के नियम। देखो, कारक के प्रतिफल में एक परिवर्तनशील कारक होता है, बाकी स्थिर होते हैं। लेकिन पैमाने के प्रतिफल में क्या होता है, सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। परिवर्तनशील कारक अनुपात कहलाता है, ये स्थिर कारक अनुपात कहलाता है। ठीक है, तो इसके बाद इनका अंतर देखेंगे कि अंतर क्या है। देखो, उत्पादन फलन का प्रकार, टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। देखो, कारक के प्रतिफल की यह मान्यता है कि कारकों का अनुपात परिवर्तनशील होता है, जबकि इसके विपरीत पैमाने के प्रतिफल की मान्यता है कि कारक का अनुपात स्थिर रहता है। यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है उसके अंदर कहते हैं जो कारक के प्रतिफल की मान्यता है वो कहता है कि जो कारकों का अनुपात है वो परिवर्तनशील होता है, जबकि पैमाने की जो मान्यता है वो कहती है कारकों का अनुपात स्थिर रहता है। यानी कि शॉर्ट टर्म के अंदर तो हम अनुपात को परिवर्तनशील कहते हैं, और जबकि जो लॉन्ग टर्म है उसके अंदर हम क्या कहते हैं कि कारकों का अनुपात स्थिर रहता है। इसी के द्वारा देखा नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यानी कि परिवर्तनशील कारकों की संख्या। देखो, कारक के प्रतिफल उस समय लागू होते हैं जब केवल एक कारक परिवर्तनशील होता है और बाकी कारक स्थिर होते हैं। यानी कि जो हमारे कारक के प्रतिफल है वो शॉर्ट टर्म के अंदर लागू होगा। उसके अंदर क्या होगा कि हमारा एक जो फैक्टर है, जो कारक है, वो परिवर्तनशील होगा और बाकी हमारा जो कारक है वो फिक्स होंगे। और इसके विपरीत जो पैमाने के प्रतिफल है यह तब लागू होगा, या लॉन्ग टर्म में लागू होता है, जिसमें जब सभी कारक क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। इसके बाद है हमारा थर्ड, देखेंगे स्केल ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का पैमाना। देखो, कारक के प्रतिफल इस बात
इस मान्यता पर भी आधारित है कि उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन नहीं होता है। इसके विपरीत पैमाने के प्रतिफल इस मान्यता पर आधारित है कि उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन होता है। यानी कि जो हमारा शॉर्ट टर्म पीरियड है या शॉर्ट टर्म जो हमारे कारक के प्रतिफल है वो कहते हैं कि उत्पादन के पैमाने में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि हमारा जो लॉन्ग रन है और जो हमारे पैमाने के परिवर्तन है वो कहते हैं कि हमारा क्या है, उत्पादन के स्केल में चेंज होता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कारक रेशियो, फैक्टर रेशियो यानी कारक अनुपात। पैमाने के प्रतिफल का अध्ययन इस मान्यता पर अध्ययन किया जाता है कि कारक अनुपात स्थिर रहता है, और कारक प्रतिफल इस मान्यता पर अध्ययन किया जाता है कि कारक अनुपात परिवर्तनशील होता है। समय अवधि आपको पता है, ये जो पैमाने के प्रतिफल है ये दीर्घकालीन के लिए है और जो कारक के प्रतिफल है वो शॉर्ट टर्म के लिए। तो कहने का अर्थ है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो उसके अंदर, और जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसके अंदर हमारे कारक के जो प्रतिफल है वो कहते हैं कि ये अनुपात परिवर्तनशील होता है, और जो हमारा पैमाना है वो कहता है यह परिवर्तनशील नहीं होता। और ये सारे इसके अंदर ये चार इसके आधारभूत अंतर है जिनके द्वारा हम पैमाने के और कारक के प्रतिफलों में अंतर बता सकते हैं। इसके बाद अब देखेंगे, इसके बाद साधन कारक के प्रतिफल यानी रिटर्न्स ऑफ फैक्टर। जब उत्पादन के एक कारक की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है परंतु बाकी कारकों की मात्रा स्थिर रहती है तो कारकों के अनुपात में अंतर आ जाता है। इसलिए उत्पादन के दो कारक भूमि तथा श्रम, भूमि एक स्थिर कारक है जबकि श्रम एक परिवर्तनशील कारक है। आपके पास 2 हेक्टेयर भूमि है तो आप एक श्रमिक को काम लगाकर टमाटर की खेती करते हैं। श्रम और भूमि का अनुपात 1:2 होगा। यदि आप श्रम की संख्या बढ़ाकर 2 कर देते हैं तो श्रम की भूमि का अनुपात 2:2 हो जाएगा। यदि पहले प्रति श्रमिक 2 हेक्टेयर भूमि थी तो अब प्रति श्रमिक 1 हेक्टेयर भूमि रह गई है। इसलिए कारक के अनुपात में परिवर्तन होने के कारण उत्पादन की मात्रा में विभिन्न दरों में परिवर्तन होगा, और इसी परिवर्तन को अर्थशास्त्र में इस प्रवृत्ति को परवर्ती अनुपात का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कहा जाता है। इस नियम से अनुपात होता है कि उत्पादन के कारकों में अनुपात में परिवर्तन करने से उत्पादन की मात्रा में बढ़ते हुए अनुपात में या उसके समान अनुपात में या घटते हुए अनुपात में परिवर्तन होगा। कहने का मतलब ये है, हमारा यहाँ पे जो समझाने का मतलब है कि हमारे पास भूमि और लेबर 2 फैक्टर हैं, तो हम भूमि तो हमारी फिक्स फैक्टर है तो हम लेबर को ही घटा बढ़ा सकते हैं। अगर हमने लेबर को बढ़ा दिया है तो उसके द्वारा जो हमारा प्रोडक्शन है उसके अंदर कितना चेंज आएगा, या तो वो उत्पादन बढ़ती दर से होगा या समान दर से होगा या घटती दर से होगा। इसीलिए जो कारक के प्रतिफल के नियम हैं उनको हम अलग अलग ढंग से देखेंगे, और यह 3 तरीकों से ज्ञात किया जाता है। एक तो कारक के बढ़ते प्रतिफल, कारक के समान प्रतिफल, कारक के घटते प्रतिफल या ह्रासमान प्रतिफल, यानी इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ फैक्टर, कांस्टेंट रिटर्न ऑफ फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ फैक्टर। ठीक है, अब देखेंगे कारक के प्रतिफल। कारक के बढ़ते प्रतिफल वह स्थिति जिसमें कुल उत्पाद उस समय बढ़ती हुई दर पर बढ़ता है, यानी कि जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ती हुई दर पर जब बढ़ेगा जब स्थिर कारक की एक निश्चित इकाई के साथ परिवर्तनशील कारक की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। इस स्थिति में परिवर्तनशील कारक सीमांत उत्पादन बढ़ जाता है, अन्य शब्दों में सीमांत लागत कम हो जाती है। कहने का हमारा अर्थ ये है कि जब टोटल जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज तब होगा जब हम अपने फिक्स फैक्टर के साथ एक वेरिएबल या चेंजिंग फैक्टर की अधिक इकाइयों का प्रयोग करेंगे। इस स्थिति में हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो बढ़ेगा, अर्थात उत्पादन की जो सीमांत लागत है यानी कि मार्जिनल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो परिभाषा समझा रखी है बेनम ने कि जब कारकों के संयोग में एक कारक के अनुपात को बढ़ाया जाता है तब एक सीमा तक उस कारक के सीमांत उत्पादकता में वृद्धि होगी। ठीक है, अब इसको हम आपको टेबल से समझाते हैं। देखो, पहले हमारी श्रम की इकाइयाँ कितनी थी 1, फिर हमको बढ़ा दिया 2, फिर बढ़ाते चले गए 5 तक बढ़ा दिया, लेकिन हमारी जो भूमि की इकाइयाँ वो 1 फिक्स रही। तो हम देखेंगे पहले जो हमारी एक भूमि की इकाई थी 1 श्रम थी, तो हमें कुल प्रोडक्ट कितना हो गया 4। उसके बाद हम बढ़ाते चले तो फिर क्या हो गया 10 बढ़ गया, फिर 8 बढ़ गया, 18 हो गए, फिर 28 हो गए, फिर 40 हो गए। तो हमारा जो सीमांत प्रोडक्ट है वो बढ़ता हुआ जाए, इंक्रीजिंग होता जाएगा। देखो 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, तो इस तालिका से ज्ञात होता है कि जब भूमि की स्थिर मात्रा में श्रम की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जा रहा है तो कुल उत्पादक बढ़ती हुई दर पर बढ़ रहा है और सीमांत उत्पाद भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये देखो जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है ये भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है ये भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है,
अब देखेंगे इसके कारण। देखो स्थिर कारक का पूर्ण प्रयोग होगा इससे, इसलिए हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेंगे। दूसरे, परिवर्तनशील कारक की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, यानी कि जो भी हमारे परिवर्तनशील कारक थे, जैसे श्रम की इकाइयों का प्रयोग करने से प्रक्रिया आधारित श्रम विभाजन संभव हो जाता है। इस फलस्वरूप कारक की कुशलता में वृद्धि होती है और सीमांत उत्पादकता बढ़ जाती है। कारकों में उचित समन्वय होता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन हो जाता है उनके बीच, और वो अच्छे तरीके से उनका प्रोडक्शन होने लग जाता है। इसी के तहत आप देखेंगे कारक के समान प्रतिफल, यानी कि कारक के समान प्रतिफल से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें परिवर्तनशील कारक की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से उनकी सीमांत उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती, सीमांत उत्पाद स्थिर हो जाते हैं। फलस्वरूप कुल उत्पादन में वृद्धि समान दर से होती है, उत्पादन समान लागत पर होता है। तो कहने का हमारा अर्थ यहाँ पे है कि जब हम कारक के समान प्रतिफल को उस तरीके से लेते हैं, जब हम अपने फिक्स फैक्टर के साथ जो हमारी परिवर्तनशील फैक्टर है उनकी अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर सीमांत उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती है और सीमांत उत्पादक स्थिर हो जाता है। ठीक है। हैंसन ने यहाँ पे इसकी परिभाषा दी है कि कारक के समान प्रतिफल के नियम के अनुसार कारक के समान प्रतिफल उस समय प्राप्त होते हैं जब परिवर्तनशील कारक की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से उत्पादन में समान दर से वृद्धि हो, यानी कि जो हमारे पास फिक्स फैक्टर है उनके साथ हम परिवर्तनशील जो कारक है उनकी इकाइयों का प्रयोग करेंगे, तो जो हमें उत्पादन है वो समान दर से प्राप्त होगा। ठीक है, इसको चित्त से समझते हैं एक टेबल से। देखो श्रम की इकाइयाँ वही है 1 2 3 4 5, ठीक है। लैंड की भूमि की वही 1 2 1 1 1 1 सॉरी 1 1 1 है, फिक्स है ये। अब देखेंगे टोटल प्रोडक्ट, पहले 5 था, फिर ये 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया। तो आप यहाँ पे देखो एक फिक्स रेट से बढ़ रहा है, तो हम ये हमारा सीमांत उत्पादक क्या हो गया 5 5 5। ठीक है, तो ये हमारा इसका डायग्राम है। टोटल प्रोडक्ट वो इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है, और जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो समान हो गया, बिल्कुल समान लाइन में हो गया, इनमें कोई इंक्रीज नहीं हो रहा, ओनली समान दर से बढ़ रहा है। ठीक है, इसके कारण है स्थिर कारक का अनुकूलतम प्रयोग होने लग जाता है, इसलिए भी ये हो जाता है। दूसरा आदर्श कारक अनुपात, ये भी हमारा फिक्स हो जाता है। परिवर्तनशील कारक का कुशलतम प्रयोग होने लगता है, इसलिए भी ये फिक्स हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है कारक के घटते प्रतिफल या ह्रासमान प्रतिफल का नियम, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो देखो कारक के घटते प्रतिफल या ह्रासमान प्रतिफल का नियम वह स्थिति है जिसमें कुल उत्पाद उस समय घटती हुई दर पर बढ़ता है जब स्थिर कारक या कारकों के एक निश्चित इकाई के साथ परिवर्तनशील कारक की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो भी हमारे पास फिक्स फैक्टर थे उनके साथ जो परिवर्तनशील कारक की अधिक इकाइयों का प्रयोग करेंगे, तो हमारी जो सीमांत उत्पादक दर है वो कम हो जाएगी। इस स्थिति में परिवर्तनशील कारक का जो सीमांत उत्पाद कम हो जाता है, और सीमांत उत्पादक की जो लागत है वो बढ़ जाती है, यानी कि जो उसकी कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी और उसका सीमांत उत्पाद कम हो जाएगा। तो हमें क्या होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी से हमारा सीमांत उत्पाद कम होने लग जाता है। टेबल से देखते हैं, देखो लेबर की वही है, इकाइयाँ बढ़ रही है, पहले 1 2 3 5 6 6 तक है, लेकिन हमारी जो फिक्स कारक है फैक्टर भूमि वो 1 1 1 है। कुल उत्पाद देखेंगे पहले 5 था, फिर बढ़ा 10 हो गया, 8 हो गया, फिर 10 हो गया, उसके बाद फिर समान हो गया, फिर नीचे माइनस में होने लग गया। ठीक है, तो ये हमारा जो टीपी है ये एक बार ऊपर चढ़ के फिर नीचे डाउनवर्ड हो जाएगा, और जो हमारा ये मार्जिनल प्रोडक्ट है ये 0 तक आ जाएगा, या नीचे भी माइनस में भी जा सकता है। ठीक है, अब देखेंगे इसके घटते प्रतिफल के लागू होने के कारण। देखो उत्पाद के स्थिर कारक, जो उत्पाद के स्थिर कारक है वो भी इसका मुख्य कारण है। ठीक है, कि उत्पादन का कोई ना कोई कारक स्थिर होता है। जब कारक परिवर्तनशील कारकों के साथ प्रयोग में लाया जाता है तो परिवर्तनशील कारकों की तुलना में इसका अनुपात कम हो जाता है। इसलिए जब परिवर्तनशील कारक की एक अतिरिक्त इकाई को स्थिर कारक की अपेक्षाकृत कम इकाइयों के साथ उत्पादन करना पड़ता है तो परिवर्तनशील कारक का सीमांत उत्पाद कम होने लग जाता है। इसलिए ये मेन इंपॉर्टेंट है, स्थिर कारक भी इसके डिमिनिशिंग रिटर्न के लिए डिमिनिशिंग रिटर्न के लिए वो है, इनकी वजह से इस पर इफेक्ट पड़ता है। अब देखेंगे अपूर्ण कारक स्थान पर था, यानी कि इम्परफेक्ट फैक्टर
सब्सटेनेबिलिटी, यानी कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार घटते प्रतिफल के नियम के लागू होने का मुख्य कारण कारकों में पाई जाने वाली अपूर्ण स्थानांतरता है। यानी कि एक कारक के स्थान पर दूसरे कारक का प्रयोग पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता है, इसलिए जब स्थिर कारक का इष्टतम प्रयोग होने लगता है तो उसके स्थान पर किसी दूसरे कारक का स्थानापन्न नहीं किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप परिवर्तनशील कारक का स्थिर कारकों का अनुपात उचित नहीं हो पाता है, इसलिए परिवर्तनशील कारक का सीमांत उत्पाद कम होने लगता है। अब देखेंगे कारकों की कम समन्वयता, यानी कि कोऑर्डिनेशंस बिटवीन फैक्टर्स, यानी कि पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर, यानी कि जो उनके बीच परिवर्तनशील कारक और जो उसके फिक्स फैक्टर है उनके बीच में यहाँ पे समन्वयता कम होने लगती है, और इससे क्या हो जाता है, उनकी सीमांत उत्पाद कम होने लग जाते हैं। अब देखें नियम का लागू होना। देखो मार्शल ने इस धारणा को इन शब्दों में व्यक्त किया है कि जहाँ प्रकृति द्वारा उत्पादन में दिए जाने वाले योगदान में घटते प्रतिफल की प्रवृत्ति होती है और मनुष्य द्वारा उत्पादन में दिए जाने वाले योगदान में बढ़ते प्रतिफल की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो मार्शल के इस कथन से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कृषि में प्रकृति का योगदान उद्योगों की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, जो कृषि में प्रकृति का योगदान है वो उद्योगों की अपेक्षा अधिक होता है, ये मार्शल ने कहा है। इसलिए कृषि पर घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। इसके विपरीत उद्योगों में मनुष्य का योगदान अधिक होता है, इसलिए परिवर्तनशील कारक के बढ़ते प्रतिफल की प्रवृत्ति पाई जाती है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह धारणा उचित नहीं है। इसके अनुसार इस नियम को लागू होने का मुख्य कारण किसी एक कारक का स्थिर होना या स्थिर कारक केवल भूमि, कारखाने, मछली पालन, भवन ही नहीं होते, बल्कि मशीनें, कच्चा माल आदि भी हो सकते हैं। इसलिए यह नियम उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र, कृषि, खनिज, उद्योग आदि में लागू होता है। कृषि में अन्य क्षेत्रों की तुलना में जल्दी लागू होने लगता है, ये हमारे आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कहा है, जबकि मार्शल के अनुसार यह कृषि में ही लागू होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रकृति का योगदान उद्योगों से ज़्यादा होता है। इसके बाद हम देखेंगे परिवर्ती अनुपात का नियम, यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। देखो आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उपयुक्त 3 परिवर्तियों के साथ परिवर्ती अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया है। इसके अनुसार अल्पकाल में जब किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जाता है तो परिवर्ती अनुपात का नियम लागू होता है। अल्पकाल में जब उत्पादन में एक कारक की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है परंतु बाकी कारक स्थिर अवस्था में रहते हैं तो कारकों में अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, और कारक के अनुपात में परिवर्तन होने के कारण उत्पादन की मात्रा में भी विभिन्न दरों में परिवर्तन होगा। अर्थशास्त्र में इस परिवर्ती को परिवर्ती अनुपात का नियम कहा जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। इसके बाद है आपका कि इसकी परिभाषा देखो। परिवर्ती अनुपात का नियम बताता है कि यदि प्रति इकाई समयानुसार एक कारक की मात्रा में समान इकाइयों में वृद्धि होती है तथा अन्य कारक की मात्रा स्थिर रखी जाती है तो वस्तु के कुल उत्पादन में वृद्धि होगी, लेकिन एक बिंदु के बाद उत्पादन की वृद्धियाँ धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। कहने का अर्थ हमारा या लेफ्टविच की जो परिभाषा है उसके अनुसार ये है कि अगर हम प्रति व्यक्ति समय अनुसार एक कारक की मात्रा में हम लगातार वृद्धि करते हैं और बाकी जो हमारे फैक्टर्स है, कारक है, उनको हम स्थिर रखते हैं तो उसकी वस्तु के उत्पादन में वृद्धि जरूर होगी, लेकिन एक समय के बिंदु के बाद ये उत्पादन की वृद्धियाँ धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। ठीक है, अब ये देखेंगे इसकी अजम्पशंस, यानी कि जो ये नियम है इसकी मान्यता क्या है। देखो उत्पादन फलन स्थिर अनुपात प्रकार का नहीं है, यानी कि जो ये प्रोडक्शन फंक्शन है ये फिक्स प्रोपोर्शन टाइप का नहीं है, फिक्स अनुपात का नहीं है। इसके विपरीत यह परिवर्तनशील अनुपात प्रकार का है, यानी कि वेरिएबल टाइप का है। इसका अभिप्राय यह है कि स्थिर कारक के साथ परिवर्तनशील कारक की अधिक मात्रा का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि ये फिक्स रेट से फिक्स टाइप का नहीं है, यह वेरिएबल टाइप का है। दूसरा, परिवर्तनशील कारक की सभी इकाइयाँ समरूप है, समान रूप से कुशल है, इनका एक एक करके प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए घटते प्रतिफल इस कारण से लागू होना आरंभ नहीं होते क्योंकि परिवर्तनशील कारक की बाद की इकाइयाँ पहली इकाइयों से कम कुशल है, इसलिए लागू होना शुरू होते हैं। परिवर्तनशील कारकों और स्थिर कारकों का आदर्श संयोग नहीं हो पाता है। ठीक है,
तीसरा, उत्पादन के कुछ कारक स्थिर है, इसलिए उत्पादन में वृद्धि केवल परिवर्तनशील कारक की वृद्धि ही की जा सकती है। उसके बाद है, उत्पादन की तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह महत्वपूर्ण मान्यता होती है। वास्तव में उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन होने से नियम के लागू होने से रोका जा सकता है। उत्पादन तकनीक से सुधार होने से प्रत्येक जितने कारकों से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, यह कम करके कारकों को पहले जितना उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब इस नियम की व्याख्या करेंगे, एक टेबल से देखेंगे। जो हमारे फिक्स फैक्टर है वो भूमि है, एक एक एक। उसके बाद हमारी लेबर है जो बढ़ती जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो देखेंगे, पहले 2 था, फिर 5 हो गया, फिर 9 हो गया, 11 12 12 11। जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है 2 3 4 2 1 0 1। ठीक है, तो हम इसकी 3 अवस्था देखेंगे एक डायग्राम से। देखो ये स्टेज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये देखने। देखो पहले टोटल प्रोडक्ट दे रखा है हमारा स्टेज फर्स्ट है ई पे, फिर उसके बाद स्टेज ये बढ़ता जा रहा है टीपी, ऊपर जाके घूम रहा है। उसके बाद हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है और एवरेज प्रोडक्ट है। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेज है वो ई और एच पर है, तो हम यहाँ तक अपना प्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद हमारी स्टेज है दूसरी, तो जो हमारी दूसरी स्टेज है वो जी है, और ये हमारे इंटरसेक्ट कर रहा है जे के ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ तक हमारी सेकंड स्टेज है, जहाँ पे हमारा वो टीपी यानी कि टोटल प्रोडक्ट अपने अधिकतम स्तर पर है, और मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है, और एपी डाउनवर्ड है। ठीक है, उसके बाद 3 स्टेज तक तो कोई जाना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि देखो ओ वाई एक्स पर उत्पादन की मात्रा, ओ एक्स अक्ष पर श्रम की संख्या प्रकट की गई है। टीपी कुल उत्पाद वक्र है, इस वक्र से ज्ञात होता है कि ई बिंदु तक कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ रहा है, बिंदु ई से जी तक यह घटती दर से बढ़ रहा है, और जी पर यह अधिकतम हो गया है। यानी कि ई बिंदु पर यह बढ़ रहा है, फिर ये जी बिंदु तक बढ़ता जाएगा, और फिर जी बिंदु पर अधिकतम हो जाएगा। इसके पश्चात ये कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो हमारा मार्जिनल एमपी जो वक्र है सीमांत बिंदु, वह एच तक सीमांत उत्पादक बढ़कर अधिकतम हो जाएगा। उसके बाद यह घटता हुआ जाएगा जैसा आपको दिखा रखा है, और सी बिंदु पर आकर ये ऋणात्मक हो जाएगा। एवरेज प्रोडक्ट भी ये पहले बढ़ेगा, आई बिंदु तक ये औसत उत्पाद बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, फिर उसके बाद ये डाउनवर्ड होता चला जाएगा। तो इसमें 3 अवस्था दिखाई गई है। फर्स्ट स्टेज है ओ से ई तक बढ़ती दर पर बढ़ता है कुल प्रोडक्ट, उसके बाद है हमारा कुल उत्पाद, इसके बाद है सीमांत उत्पाद, पहले बढ़ता हुआ अधिकतम बिंदु एच तक पहुंचता है, उसके बाद ये घटना आरंभ हो जाता है, और जो हमारा औसत उत्पाद है वह पहली अवस्था में बढ़ता है परंतु एमपी से कम बढ़ता है। सेकंड स्टेज पर क्या होगा, घटती दर पर बढ़ेगा, ई से लेके जी तक अधिकतम बिंदु पर पहुंचेगा और जी पर पहुंचता है। इसके बाद एच के बाद यह घटना आरंभ हो जाता है और घटते घटते सी बिंदु पर 0 हो जाता है, और यह बढ़ता हुआ अधिकतम दर पर आई तक पहुंचेगा। उसके बाद एमपी के बराबर होगा, और एपी और एमपी दोनों ये बराबर हो जाएंगे। इसके बाद आई पर अधिकतम होने के पश्चात यह घटना आरंभ हो जाता है परंतु एमपी से अधिक है। ठीक है, थर्ड स्टेज के ऊपर यह घटना आरंभ हो जाता है, हमारा कुल उत्पाद यह ऋणात्मक हो जाता है, यह घटना जारी रहता है परंतु 0 से अधिक रहता है। ये तीनों स्टेज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी उत्पादक 2 स्टेज तक अपना उत्पाद करना पसंद करेगा, तीसरी स्टेज के अंदर वो उत्पाद करना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, इस कारक के नियम के लागू होने के कारण कारकों की अविभाज्यता है। ठीक है, कारकों के स्थिर कारक के कारण भी है, स्थिर कारक का इष्टतम से अधिक प्रयोग भी है, और ये सब्स्टिट्यूट जो अपूर्ण सब्स्टिट्यूट है इनके कारण भी यह लागू होता है। ठीक है, अब देखेंगे पोस्टपोन यानी कि नियम का स्थगन। यदि उत्पाद तकनीक में सुधार होगा तो परिवर्ती अनुपात के नियम का स्थगन किया जा सकता है। अन्य शब्दों में तकनीकी में होने वाले सुधारों के फलस्वरूप इस नियम में कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है। इस नियम का तब भी स्थगन किया जा सकता है जब कारकों के किसी सब्स्टिट्यूट की खोज कर ली जाती है, यानी उसके स्थानापन्न की खोज कर ली जाती है। ठीक है, इसके बाद है हमारा पैमाने के प्रतिफल। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं, कोई भी कारक स्थिर नहीं होता है। दीर्घकाल के सभी कारकों को एक ही अनुपात में बढ़ाकर किसी वस्तु के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। यदि सभी कारक एक ही अनुपात में बढ़ाए जाएंगे तो प्रतिफल में जो परिवर्तन होगा उसे उत्पादन के पैमाने का प्रतिफल
कहेंगे साधारणतः पैमाने के प्रतिफल के नियम से सभी प्रकार के समान अनुपात में वृद्धि होने के कारण कुल उत्पाद में होने वाली वृद्धि से है। यानी कि कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि जो हमारा दीर्घकाल के अंदर जो हमारे फैक्टर्स हैं वो सारे परिवर्तनशील होते हैं। कोई भी कारक फिक्स नहीं होता, स्थिर नहीं होता। हमें अगर उत्पादन बढ़ना है तो हम सभी कारक में एक अनुपात में वृद्धि करेंगे, जिससे हमारे अनुपात में भी उसी अनुपात में वृद्धि होगी। इसे ही हम पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। देखिए, पैमाने के प्रतिफल के संबंध में, अरे यार कहाँ पे गया ये, सॉरी देखना जी। पैमाने के प्रतिफल का संबंध सभी प्रकार के समान अनुपात में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से है। यह एक दीर्घकालीन धारणा है। यानी कि पैमाने के जो प्रतिफल का संबंध है सभी कारकों में समान अनुपात में परिवर्तन होगा और उससे क्या आगे कुल अनुपात में होने वाले परिवर्तन से है। यानी कि जो टोटल प्रोडक्ट में उत्पादन में जो परिवर्तन होगा उसे ही हम यहाँ पे समझेंगे। यह एक दीर्घकालीन धारणा है। अब देखेंगे पैमाने के प्रतिफल, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के समान प्रतिफल, पैमाने के घटते प्रतिफल। अब देखिए, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल उत्पादन की उस स्थिति को प्रकट करता है जिसमें सभी कारकों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाए तो उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम इंक्रीज इन आउटपुट, इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट्स। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अगर श्रम पूंजी की मात्रा में 10% वृद्धि करते हैं तो उत्पादन में 15% की वृद्धि होती है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि हम इसके अंदर सभी कारकों में अगर वृद्धि करते हैं तो हमारे प्रोडक्शन में भी बढ़ती दर से वृद्धि होगी। ठीक है, अब देखेंगे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के नियम के लागू होने के कारण। अब देखो, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के नियम लागू होने का मुख्य कारण यह है कि जब उत्पादन के पैमाने को बढ़ाया जाता है तो फर्म को कई प्रकार की किफ़ायतें प्राप्त होती है। पैमाने की किफ़ायतों से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें उत्पादन के पैमाने को बढ़ाने के फलस्वरूप प्रति इकाई लागत कम हो जाती है तथा प्रति इकाई कारक का उत्पादन बढ़ जाता है। यहाँ पर दो प्रकार की किफ़ायतें प्राप्त हो सकती है, यानी कि पैमाने की आंतरिक किफ़ायतें, पैमाने की बाहरी किफ़ायतें, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल। अब देखेंगे इंटरनल, आंतरिक किफ़ायतें। ये किफ़ायतें वे हैं जो कोई फर्म अपने निजी प्रयत्न से फलस्वरूप प्राप्त करती है। आंतरिक किफ़ायतें वे हो जो उद्योग की उस फर्म को प्राप्त होती है जो अपने पैमाने को बढ़ाकर उत्पादन के स्तर को बढ़ाने का प्रयत्न करती है। ये किफ़ायतें आंतरिक इसलिए कहलाती है क्योंकि ये किफ़ायतें उद्योग की उन फर्मों को प्राप्त नहीं होती जो अपने पैमाने में वृद्धि नहीं करती। कहने का अर्थ ये है कि ये किसी भी उद्योग की उन फर्मों को प्राप्त होती है जो अपने उत्पादन को बढ़ाती है, जो उत्पादन को नहीं बढ़ाती उनको पैमाने को ये प्राप्त नहीं होती है। इनमें है तकनीकी किफ़ायतें। जब फर्म अपने उत्पादन के पैमाने को बढ़ा लेती है तो उसके लिए आधुनिक मशीनें, उत्पादन की बढ़िया तकनीक का प्रयोग संभव हो जाता है। इसके फलस्वरूप उत्पादन लागत कम होती है, यानी कि उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इन तकनीकों के कारण कम आती है, इसीलिए उनको किफ़ायतें प्राप्त होने लग जाती है। उसके बाद है श्रम किफ़ायतें। फर्म द्वारा श्रम विभाजन करना संभव हो जाता है। इसके फलस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि होने के कारण उत्पादन लागत कम होती है। दूसरा, मैनेजरियल प्रबंधकीय किफ़ायतें। फर्म द्वारा कुशल व योग्य प्रबंधकों की नियुक्ति संभव हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप कुशलता में वृद्धि होने के कारण उत्पादन लागत कम हो जाती है। फाइनेंशियल किफ़ायतें भी मिलनी शुरू हो जाती है क्योंकि फर्म का आकार बढ़ने लगता है, उसकी साख बढ़ने लगती है जिससे उसे उचित मात्रा पर धन मिलने लग जाता है। क्रय विक्रय संबंधी किफ़ायतें। फर्म का आकार बढ़ने के कारण बड़ी मात्रा में कच्चा माल सस्ती कीमतों पर खरीद की जा सकती है। फर्म अपने माल की बिक्री कम कमीशन पर कर सकती है। उसके बाद है जोखिम संबंधी। फर्म का आकार बढ़ने के कारण उसके जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए भी उसकी किफ़ायतें बढ़ने लग जाती है। उसके बाद है बाहरी किफ़ायतें। बाहरी किफ़ायतें वे किफ़ायतें जो किसी उद्योग व उद्योग के समूह के उत्पादन में वृद्धि होने कर सभी फर्मों तथा उद्योगों को प्राप्त होती है। ये किफ़ायतें किसी फर्म को अपने आकार में वृद्धि करने से प्राप्त नहीं होती, बल्कि ये किफ़ायतें किसी फर्म को उस स्थिति में प्राप्त होती है जब दूसरे फर्में अपना विस्तार कर रही होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ। यातायात कारकों के विकास
प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धि, कारकों की सुविधाएं, कच्चे माल की उपलब्धि आदि के कारण मिलने वाली किफ़ायतें। इसके फलस्वरूप उत्पादन कम लागत होती है और उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक है, इसमें केंद्रीकरण की किफ़ायतें आ जाती है, सूचना की किफ़ायतें आ जाती है, विकेंद्रीकरण की सूचना आ जाती है। अब देखेंगे केंद्रीकरण की सूचना। केंद्रीकरण से अभिप्राय एक ही स्थान पर कई फर्मों से हैं, जिसके कारण फर्में कई प्रकार के लाभ प्राप्त करती है, जैसे संचार की सुविधा हो गई, या यातायात की सुविधा हो गई, या प्रशिक्षित कर्मचारियों की सुविधा, श्रमिकों की सुविधा हो गई, बैंक मिल गया, सहायक उद्यम हो गया। दूसरा सूचना संबंधी, जब उद्योग की कई फर्में एक ही नगर में स्थापित हो जाती है तो वहाँ तकनीकी पत्रिकाएं भी प्रकाशित होने लगती है, जिससे नए नए आविष्कार या सूचना या मंडियों में वस्तुओं की मांग, कीमत, उनकी चीज़ें सब कुछ पता होने लग जाती है। दूसरा विकेंद्रीकरण की किफ़ायतें, जब किसी उद्योग का विकास हो जाने पर उसके कार्यों को कई छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, जैसे ऊन की रंगाई, बुनाई का काम अलग अलग फर्में द्वारा की जाएगी। एक ही कारखाना रंगाई का भी दूसरा अंतर बुनाई का काम नहीं कर सकता है, इसलिए उत्पादन की लागत घटती है, क्योंकि एक कारखाना केवल एक ही कार्य में दक्ष होता है। इसे उद्योग में लगी फर्मों को लाभ पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद है पैमाने के समान प्रतिफल। पैमाने के समान प्रतिफल उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें यदि सब कारकों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाएगा तो उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होगी। मान लीजिए श्रम और पूंजी की मात्रा में 10% की वृद्धि होती है, इसके फलस्वरूप उत्पादन में भी 10% की वृद्धि होगी। ठीक है, यानी कि जितना हम अपने कारकों को बढ़ाएंगे उतना ही हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। उसके बाद है पैमाने के घटते प्रतिफल या रिटर्न ऑफ स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ सेल, यानी कि पैमाने के घटते प्रतिफल की जो उत्पादन की स्थिति को प्रकट करते हैं। यदि सभी कारकों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाए और उत्पादन में उससे कम मात्रा में वृद्धि होती है तो हम इसे घटते पैमाने के नियम या प्रतिफल कहते हैं। यदि कारकों में प्रतिशत की वृद्धि करते हैं और उत्पादन में 10% की वृद्धि होती है तो इसे कहा जाएगा कि पैमाने पर घटता प्रतिफल लागू नियम हो रहा है, जैसे इंक्रीजिंग। देखेंगे ऑल फैक्टर इनपुट्स कर रहे हैं और इंक्रीजिंग इनपुट्स कर रहे हैं। देखो पहले हमने 10 इंक्रीज किया तो हमारा ये 15 हो गया, फिर हम उस पर 17.5 कर रहे हैं तो ये हमारा 25 हो गया, यानी कि हमारे घटते प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है। अब देखेंगे इस लागू होने के कारण घटते प्रतिफल अवश्य लागू होंगे। एक निश्चित आर्थिक तथ्य है कि जब उत्पादन का पैमाना बढ़ाया जाता है तो एक सीमा के पश्चात घटते प्रतिफल का नियम लागू होने लगता है, इसलिए घटते प्रतिफल की स्थिति को घटते प्रतिफल का नियम कहा जाता है। उत्पादन का पैमाना जैसे जैसे बढ़ता जाता है, पैमाने की हानियाँ या पैमाने की किफ़ायतों के प्रभाव को प्रभावहीन कर देता है और उत्पादन के पैमाने के बढ़ने पर तकनीकी किफ़ायतें जो तो प्राप्त होती रहती है परंतु प्रबंधकीय किफ़ायतों का स्थान हानि ले लेती है। इसलिए परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का मत था कि उत्पादन का पैमाना एक सीमा से अधिक बढ़ने पर किफ़ायतों के स्थान पर हानि होने लगती है। इसके फलस्वरूप पैमाने के प्रतिफल घटने लगते हैं, परंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार कुछ योग्य उद्यमी प्रबंधकीय हानि को तकनीकी किफ़ायतों से कम अधिक नहीं होने देते हैं। इस प्रकार पैमाने के घटते प्रतिफल की स्थिति से बचे रहते हैं। ठीक है, ये आंतरिक हानियों, पैमाने की हानियाँ कौन कौन सी होती है, आंतरिक हानियाँ और बाहरी हानियाँ। आंतरिक हानियाँ एक विशेष फर्म द्वारा एक सीमा के बाद अपना उत्पादन बढ़ाने के कारण उत्पन्न होती है। यह फर्म का आकार बढ़ता है तो प्रबंध, शासन, समन्वय की स्थापना संबंधित कठिनाइयाँ होने लगती है, जिससे प्रति इकाई लागत बढ़ती है। और बाहरी कठिनाइयाँ ये होती है जब हानियाँ एक उद्योग द्वारा अपने उत्पादन को बढ़ाने के कारण उत्पन्न होती है तो इन हानियों को उद्योगों की सभी फर्मों को उठाना पड़ता है। ये हानियाँ ट्रैफिक जाम, दूषित पर्यावरण आदि के कारण उत्पन्न होती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।